नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी छोटी बड़ी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। चाहे वो सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की हो, चाहे वो सूचना संघ लोक सेवा आयोग की हो, चाहे वो सूचना उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की हो, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की हो, रेलवे की हो, बैंक की हो या एसएससी की हो। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पीसीएस 2020 की। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जिन विद्यार्थियों ने यह परीक्षा दी थी, इस बार का जो पेपर था वो पूरी तरीके से बदला हुआ आया। बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं उनका ये कहना है कि इस बार उनका चयन हो पाना मुश्किल है और लोक सेवा आयोग की तरफ से ये सफाई आई थी कि जो पैटर्न है वो बदल दिया गया है, संघ लोक सेवा आयोग की पैटर्न को फॉलो कर रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि विद्यार्थियों का ऐसा कहना है कि इतिहास के जो प्रश्न आए थे वो केवल ज़्यादातर प्रश्न एक ही पुस्तक से, छोटी सी पुस्तिका है, उस पुस्तिका से ही इतिहास के क्वेश्चन आ गए थे। इसी तरीके से चर्चा भूगोल की भी है और इसी तरीके की चर्चा अन्य जो भाग है उसकी भी है। सबसे पहले मैं बात करता हूं इतिहास की। इतिहास की एक पुस्तक है जिससे ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं और ये जो पुस्तक है देख लीजिए, मध्यकालीन भारत सौरभ चौबे की है और संशोधित परिवर्तन यहाँ पे लिखा यूनिवर्सल बुक्स। प्राचीन भारत की भी है और मध्यकालीन भारत की है। अब मैं आपको ये बताऊंगा, ये क्वेश्चन अगर आपको याद आ रहा हो, नंबर 2 पर देखिए, किस निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों ने पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? सीरीज ए में ये 2 नंबर पर यह प्रश्न दिया हुआ है और इसका जो सही उत्तर है वो इक्ष्वाकु वंश है। और उसी किताब के पेज नंबर 411 में दिया है अन्य राजवंश और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये लिखा हुआ है इक्ष्वाकु राजवंश और जिन्हें श्रीपद शासक कहा गया है। और तो यहाँ से आप लोग गिनते जाइए, एक प्रश्न तो यहाँ से ये सीधा सीधा आया है उसी पुस्तक से। इसके बाद अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 को देखिए। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, अबू जईद अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया। बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रश्न को गलत कर दिया है और नहीं कर पाए हैं। और इसके बाद में जो दूसरा नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है कि सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। ये इसमें से कौन कौन से जो कथन है वो सही है, एक और तो दोनों सही है। ये भी उसके दूसरे जस्ट बगल में ये प्रश्न भी साफ साफ लिखा हुआ है और इसी तरीके से उस पुस्तक में लिखा हुआ है। ये देखिए, बिल्कुल उसी तरीके से लिखा हुआ है कि ह्वेनसांग भी चंद्रभागा नदी पर सांब सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख करता है। अल बरूनी ये लिखा है सूर्य प्रतिमा का सच्चा पुजारी है। ईरानी पुरोहितों ने भी शाकल द्वीप सूर्य पूजा के उपलक्ष्य में शाम्बपुर यात्रोत्सव उत्सव मनाया जाता है। तो दोनों कथनों के बारे में इसमें साफ साफ दिया हुआ है। और मध्यकालीन भारत का इतिहास यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है, पेज नंबर है 305। आ जाइए अगले प्रश्न पे, 34 नंबर पे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बात और, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस चैनल के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित दी जाती हैं और कोशिश की जाती है कि ज़्यादातर जो सूचनाएं होती हैं वो पूरी तरीके से ऑथेंटिक सूचनाएं रहें। और जो मित्र पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग इस वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। 34 नंबर का प्रश्न देख लीजिए, लिखा था 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह इसका सही आंसर है। और ये भी उसी किताब में इसी तरीके से लिखा हुआ है। आपको दिखाता हूँ प्रश्न नंबर 34 अबुल हसन कुतुब शाह के बारे में। ये देख लीजिए, किताब वही है, 309 पेज पे, वो 305 309 पेज पर है। गोलकुंडा में याद लिखा हुआ है कि 1672 में ये उत्तराधिकारी अबुल हसन हुआ। गोलकुंडा का अंतिम कुतुब शाही सुल्तान हुआ। मदन्ना खन्ना पूरा अबुल हसन ने औरंगजेब से कहा था कि वह बादशाह के वजीर के, ये देखिए। तो ये क्वेश्चन भी उसी किताब से पूरा सीरियल से आया हुआ है और प्रश्न जिस तरीके से पूछे गए हैं इसमें उसी तरीके से लिखा हुआ है। लेकिन आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि मैं इस पुस्तक का प्रचार कर रहा हूं या आप लोग इस पुस्तक को खरीद लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगली बार इस पुस्तक से एक भी क्वेश्चन आ ही जाए। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ, ये आयोग की कमी है। आयोग ने एक किताब उठाई और पूरे के पूरे जो प्रश्न उस किताब से दे दिए। ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे क्या मंशा, ये एक अलग बात है, आप लोग इस पर डिस्कस करिए। मेरा काम है केवल सूचना देना। चौथा नंबर का जो प्रश्न, हालांकि ये रिपीटेड है बट ये भी उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, मौर्य काल में एग्रोनोमी
अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? राजस्व प्रबंधन और मार्ग निर्माण को लेकर के ये बात थी। लेकिन देख लीजिए उस पुस्तक में क्या लिखा है, साफ साफ लिखा है उस पुस्तक में, ये देखिए, ये साफ साफ लिखा है, वही किताब वही है, प्राचीन भारत का इतिहास, पेज नंबर 386। यहाँ पर ये देखिए लिखा है, मेगास्थनीज ने एग्रोनोमी कहा जाता था, ये सड़क निर्माण का भी प्रमुख अधिकारी था। और वैसे जिस तरीके से वर्तमान में डीएम होते हैं उसी तरीके से ये आहारपति थे। और लिखा जिले का प्रमुख जो है वो आहारपति, आहार का मतलब जिला होता था। और जिसे मेगास्थनीज ने एग्रोनोमी कहा, यह सड़क निर्माण का भी प्रमुख अधिकारी था। और जिला एवं ग्राम के बीच में एक मध्यवर्ती स्तर भी था जहां पर 2 अधिकारी थे, गोप और स्थानिक नियुक्त थे। गोप लेखपाल था, स्थानिक पर कर वसूलता था और प्रादेशिक के अधीन था। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए, सुमेलित करने के लिए आया है, बहुत सारे लड़के इसको कर नहीं पाए हैं और है तो इतिहास का क्वेश्चन और इतिहास वाले बच्चे इसमें फेल हो गए हैं। तो यहाँ पर सुमेलित करने के लिए आया है, गौर से देखिए, बालू, मांडा, पाडरी, पादरी कभी कभी लिखा रहता है, कभी पाडरी लिखा रहता है, और हुलास, ये भी उसी किताब में सीरियल से दिया हुआ है। वैसे मैं बता दूं आप लोगों को कि ये जो पादरी है, ये पाडरी, ये गुजरात में होता है और ये उस किताब में लिखा है। ये राइटर हैं सौरभ चौबे। इन्हीं की जो 3 किताबें हैं, प्राचीन, मध्यकालीन, इन्हीं किताबों से प्रश्न पूछे गए हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है पादरी गुजरात, और पेज नंबर 143, प्राचीन भारत का इतिहास, रेड कलर से ये देख सकते हैं। यहाँ पर ये पादरी गुजरात में स्थित है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। इसी तरीके से अगर आपको याद आ रहा हो कि एक सुमेलित करने के लिए आया था जनपद और राजधानियां, वो तो खैर प्रत्येक पुस्तक में मिला है और इस पुस्तक में भी वो क्वेश्चन भी छूटा नहीं है, वो क्वेश्चन भी इसमें दिया हुआ है। और इसी के बाद में एक प्रश्न आया था चोलों के बारे में। ये क्वेश्चन था कि हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। चोल शासकों ने मंदिर की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। ये भी बिल्कुल साफ साफ अगला जो पेज है उसमें दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर साफ साफ इसमें भी लिखा हुआ है कि चोल युगीन अभिलेख मंदिरों की दीवारों पर उत्कीर्ण है। यही कारण है कि चोल युगीन मंदिर इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं, अभिलेख मंदिरों की दीवारों पर उत्कीर्ण है। तो ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 10 आया है, भीमबेटका गुफा को देखा किसने और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? वी.एस. वांगकंकर। ये भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने गलत कर दिया है, ये भी उस किताब में साफ साफ लिखा है। ये देखिए, ये लिखा है प्राचीन भारत के इतिहास के पेज नंबर 106 पे, भीमबेटका मध्य प्रदेश रायसेन जिला, और इसकी जो खोज की थी वो विष्णुधर वाकड़कर, वही वांगकंकर जो उसमें लिखा हुआ है, और 1957 में। एक प्रश्न अगर आपको और याद आ रहा हो कि वाकिया नवीस किसे कहते थे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वही किताब है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वाकिया नवीस जो है वो सूचना अधिकारी है, और ये देखिए साफ साफ लिखा है। कितने प्रश्न मैं आप लोगों को दिखाऊं, पूरी की पूरी लिस्ट है, पूरा का पूरा पेपर है इसी किताब से। कहते तो हैं कि हम लोग जो है वो यूपीएससी को फॉलो कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। मेहनत बहुत कम करना चाहते हैं और केवल, और ये बहुत गलत है। जिस विद्यार्थी ने भी ये पुस्तक किया होगा उसने पूरे के पूरे प्रश्न कर दिए होंगे, और जिन विद्यार्थियों को ये पुस्तक नहीं मिली वो पूरे प्रश्न तो नहीं कर पाए होंगे। अब इस 40 नंबर वाला जो प्रश्न है आप लोग इसी को देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान वाला जो क्वेश्चन सुमेलित करने के लिए आया है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ये साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए, मुल्तान में नहीं है इनका, और लिखा है दिल्ली के, इनकी जो मज़ार है वो दिल्ली के गयासपुर में है। ये देखिए, दिल्ली के गयासपुर में है, और इन्हीं की समाधि के आते हैं अमीर खुसरो। और यहाँ पर नीचे लिखा है कि निजामुद्दीन औलिया के बारे में, ये देखिए। और देखना है आप लोग, और देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया? फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, इसकी केवल इसी किताब में कितना स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। कितने प्रश्न मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। इसका सही उत्तर है सहाब नहर। तो इसमें भी नहरों के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है कि किस नहर का निर्माण किसने करवाया। फिरोज शाह की जो नहर थी वो नहर ए शाह का मरम्मत करवाया, नहर ए बहिस्त रखा, और उसमें तो ज़्यादा स्पष्टता नहीं है। मगर ये प्रश्न देखिए जिसमें लिखा है कि अकबर ने लड़कों और लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया। कौन कौन सा कथन सही है? अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी।
तो ये क्वेश्चन नंबर 36 है और बहुत ज़्यादा जो पुस्तकें हैं उसमें इसका विवरण कम मिलता है, लेकिन इस पुस्तक में साफ साफ लिखा हुआ है। देख लीजिए, ये देख लीजिए, लोक कल्याणकारी कार्य किताब वही है, मध्यकालीन भारत का इतिहास, पेज नंबर 278 और यहाँ पर लिखा अकबर के लोक कल्याणकारी। और सबसे बड़ी बात है कि जो जिस पेज की जो शुरुआत होती है उसी शुरुआत में ही वो प्रश्न वहीं से उठा लिया गया है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है अकबर, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना पड़े, बहुत ज़्यादा नीचे जाना पड़े। शुरू की 2 लाइन में आपको उस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। जिन्होंने इस किताब का पहला पेज का पहली लाइन पढ़ ली होंगी, दो चार लाइनें पढ़ ली होंगी, उसी से क्वेश्चन आ गए हैं। अकबर ने विवाह की उम्र लड़के की 16 वर्ष और लड़कियों की 14 वर्ष निर्धारित किया। ये देखिए यहाँ पर साफ साफ उसका उत्तर लिखा हुआ है। और अगर देखना चाहते हैं तो आगे डिटेल में देख लीजिए। उसने विवाहों के लिए माता पिता की स्वीकारोक्ति के साथ दूल्हा और दुल्हन की आपसी सहमति को आवश्यक बना दिया। कथन 1 कथन 2 दोनों कथन सही हैं और यहाँ पर दोनों देखिए साफ साफ लिखा भी हुआ है। एक ही मतलब इसी पैराग्राफ से आपका पूरा प्रश्न बन गया, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। रजवाही नहर के बारे में भी यहाँ पर इसी पुस्तक में यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44वां, निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था। दोस्तों खोज जारी है और भूगोल के बारे में भी पता किया जा रहा है और इकोनॉमिक्स के बारे में भी पता किया जा रहा है कि कहाँ से प्रश्न इस बार पूछे गए हैं। और फिलहाल आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक अवश्य कर दिया करें और जिन मित्रों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लिया करें। देखते हैं इस प्रश्न को, जहाँ पर लिखा हुआ है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय किताब ए नौरस, प्रश्न नंबर 44। पहले तो किताब देख लीजिए, वही है मध्यकालीन भारत का इतिहास और ये आ गया आपका इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। 2 लाइन पढ़ लीजिए, बस आपका एक क्वेश्चन बन गया। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय 1580 से 1687 ईस्वी, किताब नौरस का लेखन। पूरे के पूरे क्वेश्चन इतिहास की इसी किताब से आ गए हैं। तो अब एक क्वेश्चन और आया था जो मैंने भी बताया था आप लोगों को कि ये पाडरी जो है वो गुजरात में है। मैंने इसी पुस्तक में लिखा हुआ है और इसी पुस्तक में बाकी के विकल्प भी दिए हुए हैं। ऐसा नहीं है, आप ये जो हुलास यहाँ पर लिखा है ना, हुलास उत्तर प्रदेश, आपको ये भी इसी पुस्तक में देखने को मिल जाएगा, D का 1। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुलास यूपी के सहारनपुर जिले में स्थित है और यहाँ से स्पष्ट गेहूं की खेती किए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे का विश्लेषण, आगे की चर्चा आप लोगों को करनी है, सूचना देना मेरा काम है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।